हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद आप सबको आज के क्लास में स्वागत करता हूं। आज के क्लास के अंतर्गत हम भूकंप पढ़ने वाले हैं, अर्थक्वेक को पढ़ेंगे और आने वाले नेक्स्ट 2 या 3 क्लास के अंतर्गत हम बड़ी विस्तार से अर्थक्वेक पढ़ने वाले हैं। अर्थक्वेक जो है महाद्वीपीय विस्थापन का ही एक परिणाम था। महाद्वीपीय विस्थापन का एक और परिणाम ज्वालामुखी और पर्वत रचना है, यानी कि भूकंप पढ़ने के बाद हम ज्वालामुखी और पर्वत रचना भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम भूकंप को आधार बनाए हैं, भूकंप को स्टडी करेंगे। आज पूरे क्लास के अंतर्गत हम भूकंप पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास और उसके एक नेक्स्ट क्लास यानी 3 क्लास के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि भूकंप क्या है, भूकंप के क्या कारण हैं, कितने प्रकार हैं, उसके इंटेंसिटी को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं या भूकंप से प्रभावित क्षेत्र क्या है। इसके इर्द गिर्द ही लगभग सारे क्लास होंगे भूकंप से आधारित। भूकंप के कारण क्या थे, इन सारे चीज़ों को हम आज के क्लास के अंतर्गत शुरू करते हैं और देखते हैं। अर्थक्वेक जो है हमें महाद्वीपीय विस्थापन से निकल कर आया है, उसका अप्लाइड है, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। ऐसे भी ज्योग्राफी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्थक्वेक और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसके कारण से रिलेटेड और इस सिस्मिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ज्योग्राफी के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक क्रम में पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को, तो हर चीज़ें एक चीज़ से निकल कर आ रही हैं, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से निकल कर आ रहा है। उसी तरह भूकंप भी कहाँ से निकल कर आया, महाद्वीपीय विस्थापन से, उसके परिणाम के रूप में, उसके रिजल्ट के रूप में। अब हम इसको आज के क्लास के अंतर्गत अर्थक्वेक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ अर्थक्वेक के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, सबसे पहले उसको देखते हैं कि क्या क्या है। तो हम कह सकते हैं पहले के अंतर्गत हम जानेंगे कि अर्थक्वेक क्या है, भूकंप क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ सबसे पहले कि आखिर अर्थक्वेक क्या है, जब हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। दूसरा हम कह सकते हैं कि भूकंप के प्रकार कितने हैं, भूकंप के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के भूकंप हो सकते हैं, किन आधारों पर इसको बांटा जा सकता है, इसके बांटने के आधार क्या हो सकते हैं। तीसरे में हम कह सकते हैं कि इसकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को निर्धारित करने वाले कौन से कारक हैं, निर्धारित करने वाले कारक। इसका क्या तात्पर्य हुआ, क्या मतलब हुआ। भूकंप की तीव्रता जितनी अधिक होगी, भूकंप की इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी, जान माल की उतनी ही नुकसान होगी। भूकंप की तीव्रता कम होगी तो जान माल की नुकसान कम होगी, यानी कि क्षति ज़्यादा होगा या कम होगा। यदि भूकंप की तीव्रता ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो क्षति ज़्यादा होगी, जाने जाएंगी और भी बहुत सारे नुकसान होंगे। यदि भूकंप की तीव्रता कम है तो जो उसके नुकसान होने वाले परिणाम है वो भी कम होंगे। यानी कि भूकंप की तीव्रता जो है विनाश को तय करती है। अगर ज़्यादा अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप आए तो विनाशकारी भूकंप होंगे, कम तीव्रता वाले भूकंप आएंगे तो विनाशकारी नहीं होंगे, लेकिन कम से कम नुकसान तो करेंगे। यानी तीव्रता का संबंध नुकसान से, होने वाले उसके परिणाम से है। तो इस आधार पे हम इसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भूकंप की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं, और तीव्रता अगर बढ़ता है, भूकंप की तीव्रता बढ़ती है तो नुकसान ज़्यादा होगा, क्षति ज़्यादा होगा, जान माल दोनों का नुकसान होगा। तो कौन कौन ऐसे कारक हैं जो भूकंप की तीव्रता को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं कि भूकंप के कारण क्या हैं, भूकंप के कारण कौन कौन से हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्लास के अंतर्गत। और दूसरा ये वाला पार्ट, इसके तीव्रता को निर्धारित करने वाले कारक। इन दोनों पार्ट से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत कंसेप्ट छुपा हुआ है। एक तो तीव्रता के निर्धारित करने वाले कारक और दूसरे भूकंप के कारण जो है, यही कंसेप्ट है, समझने वाली टॉपिक यही है भूकंप के अंतर्गत। और 5 नंबर पे हम कह सकते हैं कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन है, किन क्षेत्रों में भूकंप की तीव्रता ज़्यादा है या उसकी आवृत्ति ज़्यादा है, उसकी आवृत्ति या तीव्रता किन क्षेत्रों में हो सकता है कि
भारत के किसी खास क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता, जब भी भूकंप है उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, या किसी विशेष क्षेत्र में उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। विश्व के कुछ खास क्षेत्र ऐसे हैं जो भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील हैं, वहाँ भूकंप की तीव्रता और आवृत्ति दोनों ज़्यादा होती हैं। तो आखिर ये कैसे निर्धारित होते हैं, इनके क्या कारक हैं, इन सारे चीज़ों को हम आज के क्लास के अंतर्गत और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो यदि आप चाहें कि भूकंप से संबंधित एक क्लास के अंतर्गत क्लास को ख़त्म कर लिया जाए तो ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, या मैं ये कहूँ कि सब्जेक्ट के साथ, टॉपिक के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। एक क्लास के अंतर्गत भूकंप को पढ़कर समझकर टॉपिक के साथ न्याय नहीं किया जा सकता, और ना ही स्टूडेंट के साथ न्याय किया जा सकता है। इसलिए हम इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भूकंप है क्या। भूकंप के और पक्षों को जानने से पहले या समझने से पहले ये जरूरी है कि हम समझें कि भूकंप क्या है। तो हम साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि पृथ्वी के आकस्मिक बल के कारण, यानी कि आकस्मिक बल, सडन मूवमेंट के कारण, पृथ्वी के सतह पर होने वाले कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए कि भूकंप क्या है, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं, या पृथ्वी के कांपने को हम भूकंप कहते हैं, सामान्य शब्दों में। तो अगर इसको लैंग्वेज में कहना है तो हम कह सकते हैं कि भूकंप का तात्पर्य आकस्मिक संचलन के कारण पृथ्वी के सतह पर होने वाले कंपन से है। यानी कि पृथ्वी की सतह यदि कंपन करती है, कांपती है, वाइब्रेट करती है, तो इसको हम भूकंप कहते हैं सामान्य शब्दों में। कुछ चीज़ें और हैं भूकंप के, उसको पहले देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यदि ये पृथ्वी है और भूकंप की उत्पत्ति कहीं इन क्षेत्रों में हो रही है, भूकंप की उत्पत्ति कहीं भी हो सकती है, पृथ्वी के 10 किलोमीटर के अंदर भी हो सकती है, 300 किलोमीटर के अंदर भी हो सकती है, 700 किलोमीटर के अंदर भी हो सकती है। भूकंप की उत्पत्ति कहीं भी हो सकती है। जैसे 2015 में नेपाल में आया भूकंप, 10 किलोमीटर अंदर था, भू सतह से मात्र 10 किलोमीटर अंदर था। तो भूकंप की गति, उसकी गहराई जो है कुछ भी हो सकती है, 200, 300, 400, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सपोज दैट मान लेते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति यहाँ हुई, तो जिस भी जगह भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है, यानी कि पृथ्वी के सतह के अंदर जहाँ भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र, या इसको हम फोकस भी बोलते हैं, या भूकंप मूल भी बोलते हैं इसको, यह भूकंप मूल भी कहलाएगा। और जहाँ पे सबसे पहले सतह पर जहाँ सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है, यहाँ तो भूकंप की उत्पत्ति होती है सबसे पहले, लेकिन सतह पर जहाँ भूकंप की सबसे पहले महसूस किया जाता है या भूकंपीय तरंग सबसे पहले जहाँ पहुँचती है, वो क्षेत्र कहलाता है अधिकेंद्र या ईपी सेंटर, हम लोग बोलते हैं। ईपी सेंटर बहुत नॉर्मल वर्ड है, बार बार ये सुनने को मिलता है, ईपी सेंटर या उद्गम केंद्र, फोकस मूल। तो ये दो चीज़ें हैं, ये उद्गम केंद्र, भूकंप मूल, फोकस और अधिकेंद्र। भूकंप मूल से अधिकेंद्र 90 डिग्री पे होता है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर उसके 90 डिग्री के सतह, जो भी सतह होगा, जहाँ भी उसके 90 डिग्री सतह होंगी, वहाँ पे भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचते हैं। यानी कि जहाँ नज़दीक होगा और 90 डिग्री पर यहाँ से सबसे नज़दीक होगा, तो भूकंप जो सबसे पहले पहुँचेंगे वो 90 डिग्री के एंगल पर सतह पर पहुँचेंगे, और ये भूकंपीय तरंग अन्य तरंगों की अपेक्षा पहले सतह पर पहुँचेंगे। तो ये चीज़ें हैं। भूकंप को हमने देखा, भूकंप क्या है। भूकंप जो है, पृथ्वी के कंपन को हम भूकंप कहते हैं, या पृथ्वी के कांपने को हम भूकंप कहते हैं। यदि पृथ्वी वाइब्रेट करती है तो उसको भूकंप कहते हैं। भूकंप के अगर हम देखें, भूकंप के प्रकार क्या है, ये हो गया। ज़्यादा इसमें जोर देने वाले जो टॉपिक हैं वो 2 टॉपिक हैं, उसी को हम काफ़ी विस्तार में पढ़ने वाले हैं। और ये दोनों टॉपिक ये हैं, भूकंप के कारण और इसकी तीव्रता को निर्धारित करने वाले कारक। ये 2 चीज़ों को हम काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत इत्मीनान से इसको पढ़ने वाले हैं। दूसरा चीज़ देखते हैं कि भूकंप के
प्रकार क्या है। तो भूकंप के प्रकार को कई प्रकार से बांटा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः हम इसको गहराई के आधार पर बांटते हैं कि कितने गहराई में है, उसके आधार पर भूकंप को हम बांट कर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं भूकंप के प्रकार किसके आधार पर, तो गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर हम भूकंप के प्रकार को बांट सकते हैं। सामान्यतः किसी भी चीज़ को अगर बांटने के लिए कई आधार हो सकते हैं। ज्वालामुखीय प्रक्रिया को भी बांटने के कई आधार थे और भूकंप के प्रकार को भी बांटने के कई आधार हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे गहराई को आधार बनाते हैं और कितने गहराई में भूकंप आता है, ज़्यादा गहराई में है या कम गहराई में है, उसके आधार पर हम भूकंप के प्रकार को तय करते हैं। ये चीज़ सिंपल है, समझने वाली चीज़ भी ज़्यादा नहीं है, बस ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको ध्यान देते रहना है, नहीं याद करने वाला चीज़ है। यदि मान लेते हैं सपोज दैट ये दो प्लेट है, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ये 0 किलोमीटर है, सतह पर है, इसको हम मान लेते हैं 50 किलोमीटर है, 70 मान लेते हैं, जब 70 को आधार मान के पढ़ना है तो इसको हम 300 मान लेते हैं और इसको 700 किलोमीटर मान लेते हैं। बस मान लेना है, यहाँ पे मान लेना है कि सतह पर 0 किलोमीटर है। हम जैसे पृथ्वी के अंदर प्लेटों में जाते हैं, यहाँ 70 किलोमीटर मानते हैं, 300 किलोमीटर मानते हैं और 700 किलोमीटर मान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं आधारों पर बांटकर हमको पढ़ना है। 0 से 70 किलोमीटर बांट कर पढ़ेंगे, 70 से 300 किलोमीटर बांट के पढ़ेंगे और 300 से 700 किलोमीटर बांट के हम पढ़ेंगे, इसीलिए इसी को आधार बनाते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं दोनों प्लेट है। यदि हम कहें कि भूकंप की उत्पत्ति 70 किलोमीटर से ऊपर होती है, यानी गहराई में 70 किलोमीटर से कम है, तो इसको हम बोलते हैं कि सामान्य भूकंप। गहराई क्या है, यदि गहराई, या ऐसे हम कह देते हैं इसको 0 से 70 किलोमीटर अगर गहराई है भूकंप मूल की, तो हम बोलते हैं या तो ये सामान्य भूकंप है, इसको हम सामान्य भूकंप बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। दो नाम से बोल सकते हैं इसको, दोनों नाम सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। यदि कितने प्रकार के हैं गहराई के आधार पर, पहला जो है 0 से 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर अगर है 0 से, अगर उसका भूकंप मूल की गहराई या उसके फोकस की गहराई, या हम ये कहें कि उसके उद्गम केंद्र यानी भूकंप के उद्गम केंद्र जो है 70 किलोमीटर से कम है, तो हम बोलेंगे कि ये तो सामान्य भूकंप है या छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, यदि 70 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की गहराई हो भूकंप मूल की, भूकंप मूल की गहराई 70 से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में हो, अगर इसके बीच में है भूकंप मूल की गहराई, तो हम बोलेंगे या तो ये मध्यम भूकंप है या मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप है। ठीक है, दो प्रकार की भूकंप हो गई गहराई के आधार पर, एक सामान्य भूकंप है, एक मध्यम भूकंप है। तीसरा इसी तरह 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच में, 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच में अगर गहराई है भूकंप मूल की, तो हम कहेंगे कि ये गहरा भूकंप है या गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप है। भूकंप की तीव्रता इससे भी निर्धारित होगी, जब हम ये पढ़ेंगे इसकी तीव्रता को निर्धारित करने वाले कारण, तो हम इसको उसके अंतर्गत इंक्लूड करके पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये तीव्रता को भी निर्धारित करता है। तो ये गहराई के आधार पर 3 प्रकार के हैं, भूकंप के प्रकार गहराई के आधार पर 3 प्रकार के हैं। पहला
70 किलोमीटर तक यदि भूकंप मूल की गहराई है तो हम बोलेंगे कि सामान्य भूकंप है। यदि 70 से 300 किलोमीटर भूकंप मूल की गहराई है या उद्गम केंद्र की गहराई है तो हम कहेंगे कि यह मध्यम भूकंप है। और 300 से 700 किलोमीटर हो तो हम कहेंगे कि यह जो है गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप है या गहरा भूकंप है। तो सामान्यतः भूकंप को इस आधार पर बांटा जाता है। तो अभी तक जो चीज़ें थी, दो चीज़ें हमने देख ली, भूकंप क्या है और भूकंप के प्रकार क्या है। भूकंप को और भी कई आधार पर बांटा जा सकता है, लेकिन हम सामान्यतः भूकंप को इन तीनों आधार पर बांटते हैं, गहराई के आधार पर बांटते हैं। और जब इसको हम गहराई के आधार पर बांटेंगे तो आने वाले नेक्स्ट जो क्लास होंगी उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये गहराई के हिसाब से ये भूकंपीय तीव्रता को निर्धारित करती है। या अभी इसको यहीं से शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि भूकंपीय तीव्रता को निर्धारित करने वाले कारक, यानी कि बोला तीसरा नंबर, निर्धारित करने वाले कारक। तो सीधा सामान्य स्तर में पहला हम लिख सकते हैं ए भूकंप मूल की गहराई। भूकंप मूल की गहराई ये जो है उसकी तीव्रता को, भूकंपीय तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को, इंटेंसिटी को निर्धारित करती है। भूकंप की उत्पत्ति या भूकंप मूल की गहराई या उद्गम केंद्र पृथ्वी के सतह के जितना ही नज़दीक होगा उसकी तीव्रता उतनी अधिक होगी। यदि हम ऐसे कहें भूकंप की गहराई, भूकंप मूल की गहराई जितना कम होगा उसकी तीव्रता उतना ही ज़्यादा होगी। ये चीज़ अब समझने वाली है, ठीक है। यदि भूकंप मूल की गहराई, भूकंप जहाँ उत्पत्ति होती है उसको हम भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप पृथ्वी के भूगर्भ में जहाँ भी भूकंप की उत्पत्ति होती है या तो उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं, भूकंप मूल बोलते हैं, या उसको हम फोकस बोलते हैं। इन तीन नामों से हम उसको सामान्यतः जानते हैं। यदि इस उद्गम केंद्र की या फोकस की जो गहराई है पृथ्वी के सतह के नज़दीक रहेगी तो उसकी तीव्रता में वृद्धि होगी, यानी कि वो नुकसान ज़्यादा करेगी, ज़्यादा क्षति करेगी। यदि उसकी गहराई सतह में ज़्यादा हो, भूगर्भ में ज़्यादा गहराई में हो तो उसकी तीव्रता जो है कम हो जाएगी। यदि सेम मैग्नीट्यूड के, सेम तीव्रता के अगर भूकंप आए और गहराई ज़्यादा हो या कम हो तो उसके हिसाब से उसकी तीव्रता चेंज हो जाती है। यदि मान लें कि 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है और उसकी जो भूकंप मूल की गहराई है 100 किलोमीटर है, और एक और भूकंप आता है जिसकी भूकंप मूल की गहराई जो है 400 किलोमीटर और तीव्रता सेम है, तो नुकसान कौन करेगा? 100 किलोमीटर वाला, क्योंकि वो सतह से नज़दीक है। सतह से जितना नज़दीक रहेगा उतना ही ज़्यादा वो नुकसान करेगा, क्षति करेगा। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि तीव्रता जितनी अधिक होगी गहराई उतना ही कम होगा। यानी हम पृथ्वी के सतह के अंदर यदि जाने लगे, तब यदि हम पृथ्वी के सतह के नज़दीक है और भूकंप आती है तो ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा क्षति होता है। और भूकंप मूल के अंदर यदि हम पृथ्वी के अंदर की परतों में जाएं लगातार तो भूकंप की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने के बाद भी उसकी तीव्रता में कमी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य भूकंप जिसकी गहराई 0 से 70 किलोमीटर थी, मध्यम भूकंप या मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, और ये गहरा भूकंप। इसमें किनकी तीव्रता सबसे ज़्यादा अधिक होगी? किसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी? सामान्य भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि यह पृथ्वी से नज़दीक है, 0 से 70 किलोमीटर के बीच में है। उसके बाद तीव्रता जो है 70 से 300 किलोमीटर बीच वाली होगी, यानी मध्य भूकंप की होगी। और सबसे कम तीव्रता वाला जो भाग होगा वो गहरा भूकंप होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सामान्य भूकंप
से अगर हम इधर की तरफ जाते हैं मध्यम भूकंप की तरफ, मध्यम भूकंप की तरफ, तो इसकी तीव्रता कम होगी। सामान्य भूकंप से मध्यम भूकंप की तरफ जाते हैं तो मध्यम भूकंप की तीव्रता कम होगी, और मध्यम भूकंप से गहरे भूकंप की तरफ जाते हैं, गहरे भूकंप की तरफ जाते हैं तो इसकी तीव्रता कम होगी। इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 0 से 70 किलोमीटर के बीच में है इसकी गहराई। इसकी गहराई जो है 70 से 300 किलोमीटर है, और इसकी गहराई जो है 300 से 700 किलोमीटर है। यानी हम यदि यह कहें कि छिछलम उद्गम केंद्र का अगर भूकंप हो, छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप हो तो इसकी तीव्रता सर्वाधिक होगी। मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप हो तो उसकी तीव्रता जो होगी छिछले उद्गम केंद्र की भूकंप की तुलना में कम होगी। और यदि गहरा उद्गम केंद्र का भूकंप हो, गहरा भूकंप हो, तो उसकी तीव्रता जो होगी सबसे कम होगी। तो गहराई के आधार पर भी इसको इस तरीके से बांटा जा सकता है कि तीव्रता को निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण यह भी है कि पृथ्वी के अंदर भूकंप की उत्पत्ति कितनी गहराई पर हो रही है। जितनी नज़दीक होगी भूकंप की उत्पत्ति, सतह के जितने नज़दीक होगी, सतह के जितने नज़दीक होगी, जान माल का नुकसान उतना ही अधिक होने वाला है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तीव्रता निर्धारित करने वाले है कि यहाँ से मिटा दिया मैं, निर्धारित करने वाले कारक। इनमें ये हम पढ़ लिए भूकंप मूल की गहराई थी। बी हम देखते हैं, बी के अंतर्गत क्या है, तो बी के अंतर्गत भूकंपीय तरंग है, भूकंपीय तरंग, सिस्मिक। हम सबको पता है कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के हैं। भूकंपीय तरंग जो है 3 प्रकार के हैं, सामान्यतः 3 प्रकार के हैं भूकंपीय तरंग। पहला प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव, दूसरा जो है सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग, और तीसरा जो है टर्शरी वेव, जिसको हम सतही तरंग भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की तरंगें हैं, और इन तरंगों के आधार पर भूकंप की तीव्रता निर्धारित होती है। इनमें एक तरंग जो है उसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है, और एक तरंग जो है उसकी तीव्रता सबसे कम होती है। उसको हम देखते हैं किस आधार पर। इसकी तीव्रता आखिर भूकंपीय तरंग कितने प्रकार को, तो पहले लिख लेते हैं हम। प्राइमरी वेव, पहला प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग, दूसरे को हम बोलेंगे द्वितीयक तरंग। आखिर इनकी तीव्रता कैसे निर्धारित होती है उसको देखते हैं अभी फिलहाल। द्वितीयक तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव, और सतही तरंग, सतही तरंग या सरफेस वेव, इसको एल वेव भी बोलते हैं। ये एस वेव कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इसको हम पी वेव बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती हैं, और तीनों तरंगों की तीव्रता जो है वो अलग अलग होती है। तीव्रता इनकी अलग अलग होती है। इनमें सबसे अधिक तीव्रता जो होती है, सबसे अधिक तीव्रता किसकी है, एल तरंग की। सबसे कम जो तीव्रता है, सबसे कम किसकी है, प्राइमरी वेव की, और ये दोनों के बीच में है। इसकी तीव्रता जो है एस से ज़्यादा है और एल से कम है। इसकी तीव्रता आखिर ये निर्धारित कैसे होती है, ये कैसे तय होता है कि एस वेव जो है इसकी तीव्रता सर्वाधिक है, या पी वेव जो है इसकी तीव्रता कम है, या एल तरंग जो है इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा है, ये निर्धारित कैसे होता है। तो हम एक चीज़ इसको बांट के पहले देखते हैं। चूँकि हमें पता है कि प्राइमरी वेव जो है, अगर नहीं मालूम है तो साइंस के वेव का चैप्टर जाकर पढ़ें आप लोग। जितना यहाँ बताना है उतना मैं बता सकता हूँ, इसी के संदर्भ में बताऊँगा, साइंस के संदर्भ में तो मैं बताऊँगा नहीं। यानी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जितना ज़रूरी है उस संदर्भ को हम देखते हैं और समझते हैं कि इसकी तीव्रता क्यों ज़्यादा है।
प्राइमरी वेव जो है हम कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ये अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन? प्राइमरी वेव, पी वेव, प्राथमिक तरंग। और प्राथमिक तरंग की एक खास विशेषता यह है कि तरंग की गति के दिशा और उसके कणों के कंपन की दिशा समान होती है। या हम यूँ कहें कि जिस भी मीडियम में भूकंपीय तरंग या प्राथमिक तरंग गति करता है, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। वो मीडियम पानी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी मीडियम का अपना एक पार्टिकल होता है, उसका एक कण होता है। तो तरंग के दो चीज़ें हैं, एक तो है मीडियम में मूव करता है तो उसके पार्टिकल हो गए मीडियम के, और एक जो है वेव का अपना डायरेक्शन होता है, वेव की अपनी एक दिशा होती है। तो यहाँ समझने वाली चीज़ है, आप इसको ध्यान से सुनें। यदि माध्यम के कण और भूकंपीय तरंग की गति, माध्यम के कण और भूकंपीय तरंग की गति की दिशा यदि समान है तो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। या हम ऐसे कहें कि माध्यम के कणों के कंपन की दिशा और भूकंपीय तरंग के गति की दिशा दोनों यदि समान है, दोनों एक दिशा में है, तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी। माध्यम के कणों की तीव्रता, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा और तरंग के गति की दिशा यदि दोनों एक ही दिशा में है तो यहाँ पे उसकी तीव्रता कम होगी। सपोज दैट मान लेते हैं यदि ये तरंग की दिशा है ए, तरंग ए डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके जो पार्टिकल हैं ये भी कंपन कर रहे हैं ए दिशा में ही। यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके जो भी पार्टिकल हैं वो कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे, कभी आगे कभी पीछे। दोनों का डायरेक्शन सेम है। कणों के कंपन की जो डायरेक्शन है और जो वेव की डायरेक्शन है ये दोनों सेम है। इसी सेम होने के कारण जो है इसकी गति ज़्यादा होती है और इसकी तीव्रता में कमी आती है। तीव्रता मतलब कि डिस्टर्बेंस। सपोज दैट हम यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। द्वितीयक तरंग जो है ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, हिंदी में अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि इसमें कणों के यदि तरंग की गति की दिशा b है, यदि अनुप्रस्थ तरंग जो है ट्रांसवर्स वेव जो है यदि b डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, b की दिशा में गति कर रहा है, तो इसके पार्टिकल जो हैं इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, यानी इसके कणों की दिशा इसके गति की दिशा के लंबवत होती है। ये ऐसे ऐसे कंपन करेंगे। दो चीज़ है, एक जो है मीडियम के पार्टिकल हैं जिसमें तरंग गति कर रहा है, और दूसरा जो है तरंग की दिशा है। यदि तरंग की दिशा और मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेट करने की दिशा यदि सेम रहेगी तो वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। यही कारण है कि प्राइमरी वेव की इंटेंसिटी कम होती है, जबकि सेकेंडरी वेव में तरंग की गति की दिशा हम देख रहे हैं बी तरफ है, बी दिशा में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इसके जो पार्टिकल हैं वो इसके परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा तो तीव्रता ज़्यादा होगी। यदि हम सपोज दैट कहें, अब समझने के लिए साधारण शब्दों में एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं कि यदि आप रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अगर आप जिस दिशा में दौड़ रहे हैं उसी दिशा में आप आगे पीछे हो तब ज़्यादा नुकसान होगा या डिस्टर्बेंस होगा, या आप किसी एक दिशा में रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उसके परपेंडिकुलर आप वाइब्रेट कर रहे हैं या कंपन कर रहे हैं, तब ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो है सर्वाधिक
डिस्टर्ब करता है इसकी तुलना में, ए की तुलना में, यानी कि प्राथमिक वेव की तुलना में सेकेंडरी वेव जो है इसके कणों के जो पार्टिकल के कण हैं उसके परपेंडिकुलर कंपन के कारण, मूवमेंट के कारण ही इसकी तीव्रता जो है ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? पी की तुलना में। और इस तरंग की तीव्रता जो है सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये दोनों जो भूकंपीय तरंग है, दोनों भूकंपीय तरंग के परिणाम स्वरूप जो है सतही तरंग, सरफेस वेव जो है क्रिएट होता है, और ये सतह के नज़दीक ही मूवमेंट करता है, और ये सर्वाधिक विनाशकारी होता है। हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक विनाशकारी होता है, क्योंकि इसकी तीव्रता सर्वाधिक है। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसकी उत्पत्ति प्राइमरी वेव और द्वितीयक तरंग के परिणाम स्वरूप होती है, इन दोनों के गति के परिणाम स्वरूप होती है। या हम ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अगर हम इसको इस तरंग मान लें, ये हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको पी मानते हैं, ये पी वेव हो गया। इसकी देख रहे हैं, इसका ग्राफ जो है नीचे है, ये वाला पार्ट का ग्राफ नीचे है। यहाँ इसको हम एस वेव मान लेते हैं, इसकी ग्राफ जो है ऊपर की तरफ है, और लास्ट में ये वाला जो पार्ट है ये हम कहेंगे कि ये एल वेव है, ये एल वेव है, क्योंकि इसकी ग्राफ ज़्यादा ऊंचे हैं। तो इस तरह से भी हम वेव की तीव्रता को दिखा सकते हैं। ये एपी वेव है, इसकी तीव्रता सबसे कम है। एल वेव जो है, सतही तरंग जो है, उसकी तीव्रता जो है सर्वाधिक है, और एस वेव की तीव्रता जो है पी वेव से तो ज़्यादा है लेकिन एल तरंग से कम है। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि भूकंपीय तरंग की तीव्रता को निर्धारित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक जो था भूकंप मूल की गहराई था। भूकंप मूल की गहराई जितनी सतह के नज़दीक होगी उसकी तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी, नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा, क्षति उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी यदि भूकंप मूल की गहराई सतह के नज़दीक है। और दूसरे रूप में या दूसरे प्रकार में हमने देखा कि भूकंपीय तरंग जो है वो भूकंप की तीव्रता को निर्धारित करती है। पी तरंग जो है जिसका तीव्रता सर्वाधिक कम है, एस तरंग जो है उसकी तीव्रता पी तरंग से ज़्यादा है लेकिन एल तरंग से कम है, लेकिन एल तरंग की तीव्रता जो है सर्वाधिक है। तो इन चीज़ों को हमने देखा आज के क्लास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि और भी कौन कौन से कारक हैं जो तीव्रता को निर्धारित करते हैं। तो तीव्रता को निर्धारित करने वाले और कारक को हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही, निकलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।